हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सक्सेस विजन। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सर का, आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी होगी कि अब हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है एंड स्ट्रैटेजी हमारी कैसी रहेगी। सो आज जो हमारे एमसीक्यूज़ रहेंगे वो रहेंगे इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पे। आज हम इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटीज़ के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एंड ये पीवाईक्यूज़ भी हैं। ओके, एंड इसमें हमने करंट अफेयर्स भी लिए हुए हैं। ठीक है, तो हम करंट अफेयर्स के भी करेंगे एंड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ भी हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, चाहे हमारे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हों, जेके एएस के एग्ज़ाम्स हों, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली 146 इरावदी डॉल्फिन्स जो हैं वो स्पॉटेड की गई चिलिका लेक में। चिलिका लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर या फिर उत्तराखंड? सो वो आपको बताइए चिलिका लेक कहाँ पे है हमारे। ऑप्शन बी, डेट इज़ ओडिशा। ओडिशा में है हमारी चिलिका लेक। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इरावदी डॉल्फिन्स के बारे में। सो ये जो है ना, ये IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में है, एंडेंजर्ड है एज पर IUCN की रेड लिस्ट के। ठीक है, तो ये कौन सी उसमें आती है, लिस्ट में आती है? ये आती है हमारी एंडेंजर्ड स्पीशी में आती है। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में है। एंड चिलिका लेक के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें, चिलिका लेक जो है वो एशिया की लार्जेस्ट लगून लेक है। क्या है? लार्जेस्ट लगून लेक। 1981 में ये रामसर कन्वेंशन में भी ऐड हो गई थी। ठीक है, तो आपको इसके थोड़ी चीज़ें इसके बारे में भी जान लें। एंड उत्तराखंड अभी काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है जहाँ पे जोशीमठ जो है वो सिंक होते जा रहा है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे अक्रॉस द वर्ल्ड? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? फेब 1 में, फेब 2 में, फेब 3 में या फेब 4 में? तो जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो किया जाता है ऑप्शन बी, डेट इज़ फरवरी 2 में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, which bird is named the mascot of United Nations Convention on Conservation of Migratory Birds की उनकी कोप 13 हुई थी। कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 मीटिंग हुई थी। अब इसका मैस्कोट क्या है? कौन सी बर्ड पे मैस्कोट दिया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स पे? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे, वाइट बेली हरॉन पे, फॉरेस्ट ओलेट पे या लेजर फ्लोरिकन पे? सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है एंड ये न्यूज़ में भी था, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बर्ड का मैस्कोट दिया गया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड पे। तो ये दिया गया था गिबी। गिबी यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो था हमारा ऑप्शन ए वो करेक्ट है। इसी का जो है मैस्कोट दिया गया था। अगर बात की जाए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, इसका ऑप्शन ए है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर बात की जाए तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में ही आती है। अगर बात की जाए कि कोप 13 की जो थीम था, इसका थीम क्या था वो भी इंपॉर्टेंट है। मैस्कोट तो आपको पता चल गया कि मैस्कोट क्या है, हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बट अगर थीम पूछे तो थीम क्या है इसका? इसका है माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी टुगेदर वी वेलकम देम। यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, यहाँ पे है वेलकम देम। तो ये जो है ये इसका थीम भी था, माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम। बस इतना ही था इसका थीम। तो इसका मैस्कोट आपको ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है? बोट्सवाना में, ज़ाम्बिया पे, थाईलैंड पे या नामीबिया पे? तो ये है बोट्सवाना। अब आपने बताना है कि बोट्सवाना जो है वो कहाँ पे है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, द सेकेंड यूनाइटेड नेशन
ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, ये जुलाई का करंट अफेयर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे केएस के प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसका जो है काफ़ी ये न्यूज़ में भी था। ओके, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड, क्योंकि इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है कब, पहले देखो सेकंड से पहले आपको फर्स्ट पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है, 2017 में हुई थी। ठीक है, तो वो कहाँ हुई थी, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस के हेड क्वार्टर पे। अगर आपसे पूछे इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, वो है हमारे न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। और 2017 में सबसे पहले मीटिंग इनकी न्यूयॉर्क में ही हुई थी। ओके, नेक्स्ट अगर है सेकेंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ओशन की कहाँ पे हुई थी, लिस्बन में, साउथ अफ्रीका में, यूएई में या इस्तांबुल में। तो सेकंड वाली अगर आपसे पूछे तो वो है हमारे लिस्बन में। बट ये जो है ना लिस्बन में, ये हुई थी को होस्टेड की गई थी, यानी कि दो कंट्रीज ने की थी। किस किस ने, कीनिया एंड पुर्तगाल ने की थी, कीनिया एंड पुर्तगाल ने की थी। तो ये आपके दोनों के नाम याद रखने, कीनिया एंड पुर्तगाल ने इसे को होस्ट किया था। ओके, एट लिस्बन। तो ये सेकंड हमारी यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। फर्स्ट इसकी मीटिंग जो थी वो 2017 में की गई थी, एंड 2017 में कहाँ पे की थी, इसी के हेडक्वार्टर में की गई थी। एंड सेकंड मीटिंग जो है वो की गई है हमारे 2022 में। तो वो कहाँ पे की गई है, हमारे कीनिया एंड पुर्तगाल में एट लिस्बन, दोनों ने को होस्ट किया था। अगर आपसे ये पूछे कि इसका जो थीम था वो क्या था, देखिए थीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका थीम था ओवर ओशन ओवर फ्यूचर, ओवर ओशन ओवर फ्यूचर, कॉल फॉर एक्शन, कॉल फॉर एक्शन, ओवर ओशन ओवर फ्यूचर, कॉल फॉर एक्शन। तो ये जो था ये हमारा थीम था यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस का। हेल्ड कहाँ हुई थी, लिस्बन में हुई थी। और ये सेकंड है, फर्स्ट वाली मैंने आपको बता दी, आपसे कंफ्यूजन करने के लिए फर्स्ट पूछा जाता है जाएगा तो आपने फर्स्ट का ही बताना है, ठीक है, सेकंड का नहीं बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है, ये आपको याद रखना है। तो इसका थीम है ओवर ओशन ओवर फ्यूचर, कॉल फॉर एक्शन। तो ये है इसका थीम। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना जो हमने 2030 तक अचीव करने हैं, ठीक है, तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो ओशन से कौन सा रिलेट करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा वो है 14, लाइफ बिलो वाटर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपको पूछ सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है लाइफ बिलो, वो कौन सा गोल रिलेट करता है हमारे ओशन से, तो वो है हमारा लाइफ बिलो वाटर। ओके, सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्समैन्स, क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स 2005। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। क्योटो प्रोटोकॉल डील करता है प्राइमरली विद द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, क्या ये सही है? मीथेन गैस इज ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये सही है? तो आपने बताना इन तीनों में से तीनों सही है, या 1 एंड 2 सही है, 1 एंड 3 सही है, 1 सही है, या फिर तीसरा ओनली सही। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें से? सो करेक्ट दो बार आ गया, तो एक ही बार करेक्ट है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही है? सी देखिए, अगर हम बात करते हैं अपने क्योटो प्रोटोकॉल की, हाँ जी, ये 2005 में फोर्स हुआ था, ये बिल्कुल सही है। बट ये जो है इसकी बात 1997 में की गई थी, और बोला गया था कि इसको हम 2005 में केम इनटू फोर्स लाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो है इंडिया ने रेटिफाई किया। अगर आपसे इंडिया के बारे में भी पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इंडिया ने कब रेटिफाई किया था, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो किया था हमने 2002 में रेटिफाई किया था। इंडिया ने रेटिफाई 2002 में किया था, एंड 2005 में ये फोर्स में आ गया था। इसको 192 जो पार्टीज़ हैं उन्होंने, कंट्रीज़ हैं उन्होंने साइन किया था। यूएसए ने इसे कभी भी साइन नहीं किया है, तो यूएसए ने इसको कभी साइन नहीं किया है। तो अगर पूछे कौन सी कंट्री ने इसे विड्रॉ किया है 2012 में, तो वो थी कनाडा। कनाडा ने इसे 2012 में विड्रॉ कर दिया था।
ओके तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे रिलेट करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल से। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की कि क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से डील करता है, तो फिर मॉनिट्रिल किससे डील करता है? मॉनिट्रिल, वेना कन्वेंशन, ये किससे डील करते हैं? तो क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से डील नहीं करता। ओजोन लेयर से जो डील करते हैं वो हमारे वेना कन्वेंशन है एंड हमारे मॉनिट्रिल प्रोटोकॉल हैं। तो हमारी वेना कन्वेंशन मॉनिट्रिल प्रोटोकॉल डील्स विद द ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो डील करता है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस से। ओके थर्ड वाला पॉइंट समझते हैं कि मीथेन गैस ज़्यादा हार्मफुल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से? नो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ज़्यादा हार्मफुल है मीथेन से। ओके तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाता है। तो हमारा सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, यानी कि हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही ऑप्शन है? हमारा ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल सही है। अब आप लोगों के लिए काम है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है उसे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। ओके कमेंट सेक्शन में लिख के देना जितने भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड ये न्यूज़ में भी था। ओके तो न्यूज़ में भी ये था तो आपको ये याद रखना है। देखिए हमारी ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन पे एक न्यूज़ आई थी। वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च की थी रिपोर्ट जिसमें बोला गया था कि ग्राउंड वाटर की पानी की क्वालिटी को चेक किया जाए। ग्राउंड वाटर की पानी की क्वालिटी को चेक किया जाए कि ग्राउंड वाटर जो पानी है वो पल्यूट किस तरीके से हो रहा है, उसके कॉजेज जानने हैं। ओके तो ये सब चीज़ें जानने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट को टाइटल दिया था कि सीइंग द इनविजिबल स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट ऑन द ग्राउंड वाटर क्वालिटी। तो ये रिपोर्ट दी गई थी बाय वर्ल्ड बैंक। ओके तो आपको इन डेप्थ इसमें नहीं जाना है कि वर्ल्ड बैंक ने क्या रिपोर्ट दी थी, बट आपको जो है ड्रिंक जो हमारा ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है, जो पानी हम पीते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं जो उसमें पानी को ख़राब कर सकती हैं। तो आर्सेनिक है, सॉर्बिटॉल है, फ्लोराइड है, यूरेनियम है। सो इसके कलेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है 1 and 3, 1 and 2, ऑल ऑफ द अबव या फिर 1 and 4। सो जो है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपकी तरफ से? अगर हम बात करते हैं आर्सेनिक की, अगर पहले हम इसका करेक्ट ऑप्शन बताते हैं फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि पानी के अंदर जब आर्सेनिक होगा तो उससे क्या बीमारी होगी, ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन हमारा फर्स्ट, ठीक है, हाँ जी ठीक है, सॉर्बिटॉल नहीं होता, यूरेनियम भी नहीं होता, हमारा ऑप्शन 3 ठीक है। तो 1 and 3 हमें ढूंढना है, 1 and 3 कहाँ पे होता है? हमारे ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है 1 and 3। अगर हम बात करें आर्सेनिक, अगर पानी के अंदर आर्सेनिक मौजूद हो तो उससे कौन सी बीमारी होती है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड जो जैसे ये डिजीज़ हैं, जैसे पानी के कंटेनमेंट्स हैं ना, उनके रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हो सकते हैं ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी लिंक। सो आप लोग लिंक नहीं, मैं आपको एक जो है पेज जो मेरे नोट्स थे उसके मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप लोग जो है वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आप लोग अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो वहाँ के नोट्स हैं उसे भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सो इसके रिलेटेड जो है वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगी जितने भी जैसे ये डिजीज़ जिनसे भी होती है उस सब के रिलेटेड पानी के अंदर जितने भी कंटेनमेंट्स होते हैं जो हमारी ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट देते हैं। जैसे आर्सेनिक की बात करते हैं हम पहले। आर्सेनिक एक कंटेनमेंट है जो पानी के अंदर पाया जाता है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन के द्वारा जो होती है, या फिर हमारे एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स होते हैं, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से भी होता है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। नेचुरली अक्योरिंग भी होते हैं जैसे आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड हो गया, ठीक है ना, ये सब भी होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आर्सेनिक की अगर बात करें, अगर ये पानी में मौजूद हो तो इससे रिलेटेड कौन सी डिजीज़ हो सकती है? तो वो होती है ब्लैक फुट डिजीज़। कौन सी? ब्लैक फुट डिजीज़ होती है अगर पानी के अंदर आर्सेनिक मौजूद हो।
बात करें सेकंड डिजीजेस की, ये तो मैंने आपको एक ही डिजीजेस बताई, काफ़ी सारी हो सकती है, जैसे किडनी की डिजीज़ हो सकती है, लिवर की डिजीजेस हो सकती है केरेटोसिस हो सकती है, स्किन कंडीशन ख़राब हो सकती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। बट जो मेन है जैसे ब्लैक फुट डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि ब्लैक फुट डिजीज़ जो है वो इनमें से किसकी पानी के अंदर मौजूदगी उससे हो सकती है, तो ये हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आप फ्लोराइड की। फ्लोराइड की मदद से क्या हो सकता है, पानी के अंदर ना यूरेनियम भी मौजूद होता है, तो यहाँ पे हमें 1 and 3 इसलिए लगाया है क्योंकि हमें ऑल ऑफ द अबो नहीं लगाना है, क्योंकि सॉर्बिटॉल नहीं मौजूद होता, तो यूरेनियम भी पानी के अंदर मौजूद होता है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। यूरेनियम होता है पानी के अंदर मौजूद, बट यहाँ पे ऑप्शन जो थे वो हमारे ऑप्शंस नहीं थे, 4 वाला ऑप्शन नहीं था, तो अगर देखा जाए 1, 3 and 4 ये तीनों हो सकते हैं पानी के अंदर, जो हमारे ग्राउंड वाटर है उसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर बात करें हम फ्लोराइड की, फ्लोराइड अगर पानी में हो तो क्या हो सकता है, आपको पता है डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है, आपके जो दांत है वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड अगर बात करें यूरेनियम की, यूरेनियम जो है ये केमिकल अगर हम पानी के अंदर जो है हम वो पानी पीते हैं जिसके अंदर यूरेनियम हो, तो ये हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है। और काफ़ी सारी अलग चीज़ें भी हैं, जैसे अगर नाइट्रेट अगर पानी के अंदर हो, ये तो आपको पता ही है क्या होगा, इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, इससे काफ़ी सारे पोल्यूटेंट हैं जो वाटर डिजीज़ेस फैलाते हैं, तो वो जो है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लूँगी, आप लोग जाके उसे पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो पेज है, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे मैंने अपलोड कर दूँगी शाम तक। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। Lichens, which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock, are actually a symbiotic of algae bacteria, algae fungi, fungi and bacteria, या फिर fungi and mosses। तो लाइकन जो है वो जो है ये किसका सिम्बायोटिक है, ये आपको पता होगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जाता है, तो वो एल्गी एंड बैक्टीरिया का है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, एल्जेन बैक्टीरिया का नहीं, इसका एल्जेन फंजाई है, ये गलत हो गया मेरे से। तो एल्जेन फंजाई का लाइकन जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, कौन कौन, एल्जे एंड फंजाई। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज associated with the issue of control and phasing out the use of ozone depleting substances। सी देखिए यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में से इनमें से कौन सी ट्रीटी जो है वो एसोसिएट करती है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से। आप लोगों को तो पता ही होगा कि कौन सी जो है डील करती है हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से, तो वो है मॉनिट्रिल प्रोटोकॉल। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि मॉनिट्रिल प्रोटोकॉल जो है वो रिलेट करता है हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हमारा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, मॉनिट्रिल प्रोटोकॉल, एंड इसके बाद जो है और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करें सिर्फ एक ही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए जो है नहीं बनाई गई थी, काफ़ी सारी और चीज़ें भी बनाई गई थी और कन्वेंशंस भी थी। जैसे हम बात करते हैं वीना कन्वेंशन की, तो वीना कन्वेंशन कब आई थी, 1985 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, इसके 2 साल के बाद। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है, ओजोन लेयर ख़राब कैसे होती है, वो ह्यूमन रिलेटेड इमिशन से ही होती है, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आ जाता है जिससे कि ओके, तो वीना कन्वेंशन, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी ओजोन लेयर से डील करती है, बट एक और एग्रीमेंट है जो ओजोन लेयर से डील करता है, तो वो कौन सा है, वो है हमारा किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट 2016 में आया था, ये भी ओजोन लेयर से ही डील करता है। ओके, ओजोन लेयर से डील करता है, तो ओजोन लेयर जो है ओजोन डिप्लीटिंग इंक्लूड्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये सब चीज़ें जो है जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस किससे डील करती है,
क्या वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से वो क्या ओजोन डिप्लीटिंग से डील करती है? नहीं जी। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस से डील करती है, ये तो आपको बताया मैंने, ठीक है ना। तो ये सब थी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। रियो 20 इज मैंशनड इन द न्यूज़। जो रियो 20 है, जो काफ़ी बार न्यूज़ में उसके बारे में लिखा जाता है, तो रियो 20 है क्या? रियो 20 क्या है? ये एक यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, या एक मिनिस्ट्रियल ट्रेड एग्रीमेंट है, या फिर क्या ये मिनिस्ट्रियल एक ट्रेड एग्रीमेंट है, या फिर ये कॉन्फ्रेंस है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेटिक चेंज, या फिर ये मेंबर कंट्रीज के लिए है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ को देखती है। क्या है रियो 20? तो रियो 20 के कहाँ गया ये? ओके, अगर हम बात करें रियो 20, ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये आया कब था? ये 2016 में आया था। कौन से एग्रीमेंट के तहत? पेरिस एग्रीमेंट। ओके, पेरिस एग्रीमेंट के तहत आया था। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रियो 20 जो है वो 1 सेकेंड, ये 2012 में आया था। ओके, सॉरी 2016 में नहीं, 2012 में आया था। सो रियो 20 जो है वो अर्थ समिट से रिलेटेड करता है, अर्थ समिट, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही डील करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इससे नहीं करता, क्लाइमेट चेंज से भी नहीं करता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से भी नहीं करता। वो क्या करता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही डील करता है। ओके, अगर हम बात करते हैं इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट की, पेरिस एग्रीमेंट जो है वो 2016 में आया था, ठीक है। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था और साइन भी किया था 2016 तक ही, ठीक है। तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस को 2 डिग्री सेल्सियस से लिमिट करके कहाँ तक करना चाहता था? 1.5 डिग्री सेल्सियस तक करना चाहता था। क्लाइमेट चेंज से ये डील करता है, रियो 20 नहीं। रियो 20 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से डील करता है। ओके, तो आपको पेरिस एग्रीमेंट जो है वो डील करता है हमारे क्लाइमेट चेंज से, बट रियो 20 जो है वो हमारे कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से डील करता है। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें नेशनल एक्वेटिक एनिमल, क्या है, कौन है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव राइडल क्रोकोडाइल टर्टल, गैंगेटिक डॉल्फिन या घारियाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, गैंगेटिक डॉल्फिन। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, सुसु। और ये जो है ये पूछा गया था लास्ट टाइम प्रीलिम्स में, केएस का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि गैंगेटिक डॉल्फिन जो है उसका जो नाम है उसे और किस नाम से बुलाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गडगिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, कभी ना कभी आपसे पूछा जाएगा। गडगिल कमेटी रिपोर्ट जो है और कस्तूरा रंगन रिपोर्ट जो है, ये समटाइम हम न्यूज़ के में देखते थे, किससे रिलेट करते हैं? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेट करती है, गंगा एक्शन प्लान से करती है, लिंकिंग ऑफ रिवर से करती है, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से करती है? तो जो गडगिल कमेटी रिपोर्ट है वो कौन सी चीज़ से रिलेट करती है? तो वो करती है हमारी प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट। हमारा डी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट है okay, agenda 21 sometime seen in the news, consider the following statements. It is a global action for sustainable development. It is originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg. Which one is the correct? अब एजेंडा 21 से रिलेटेड जो है इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। क्या वन ओनली सही है, या टू ओनली सही है, या बोथ सही है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपने बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ओके, इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए ओनली, यानी कि सिर्फ वन सही है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21 जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही डील करता है। ये एक नॉन बाइंडिंग जो है नॉन बाइंडिंग वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान है जो कि यूनाइटेड नेशन देती है। इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट से डील करता है। ये वर्ल्ड समिट से नहीं, ये किससे डील करता है? अर्थ समिट से। अर्थ समिट कहाँ हुई थी? रियो डे जेनेरियो 1992 में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? रियो डे जेनेरियो, जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। तो ये 1992 में जो है
हेल्ड हुई थी। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजेंडा 21 जो है वो अर्थ समिट से डील करते हैं, ना कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से डील नहीं करती। इसीलिए जो इसका ऑप्शन होता है वो ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटरनेशनल सोलर अलायंस were launched in United Nations Climate Change Action Conference in 2015। या अलायंसेस में सारे मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन के इंक्लूडेड है। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, या फिर बोथ सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला सही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो यूनाइटेड नेशन में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? एक कोप 21 हुई थी, कोप 21 हुई थी, जहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑन द क्लाइमेटिक चेंज को हेल्ड किया गया था। इंडिया एंड फ्रांस ने इसको लॉन्च किया था। सबसे पहले अगर पूछे तो किस किस ने इसको लॉन्च किया था? इंडिया प्लस फ्रांस ने इसके बारे में बात की थी। और इसके बाद जो है इसमें 121 कंट्रीज जो है इंक्लूड हो गई। जानने की बात ये है कि इसमें जितनी भी कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास के एरियाज में थी या उनके बीच में थी, वो कंट्रीज जो है इसमें इंक्लूड करी जाती है। और टोटल इसमें कंट्रीज 121 है। इसमें यूनाइटेड नेशन की सारे मेंबर नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, नहीं। इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसमें साइंड है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो एक साइडलाइन होता है हमारे पेरिस समिट का, जिसमें 121 कंट्रीज हैं, जिसमें सिर्फ यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं बल्कि 121 कंट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एरिया के पास है। सो हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा ए हो जाता है। आप लोगों का होमवर्क है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपने ये बताना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। एमस्ट्रिप्स जो है वो किससे किससे रिलेट करता है? कैपिटिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउना, मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर रिजर्व, इंडिजीनियस सैटेलाइट से, या फिर नेशनल हाईवेज की सिक्योरिटी से। सो एमस्ट्रिप्स जो हैं वो हमारे टाइगर रिजर्व से रिलेट करता है। ओके, नेक्स्ट स्टेट में, कौन से स्टेट में पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है? पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? क्या वो अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, या नागालैंड? देखिए अभी ना उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो उत्तराखंड के रिलेट आपने क्या पढ़ना है, आपने इसमें जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है, रिवर के बारे में पढ़ना है, प्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे कितने हैं उनके बारे में पढ़ना है। इन सब चीज़ों के बारे में आपने उत्तराखंड के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, नेशनल पार्क्स कितने हैं, जैसे रिवर्स कौन सी है, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कितने हैं, वो सब चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सी यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा हो जाता है पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे? हमारे अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है इन सेतु कंजर्वेशन इनमें से नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें से कौन सा इन सेतु नहीं है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बॉटनिकल गार्डन, वो एक्स सेतु है। बॉटनिकल गार्डन क्या है? हमारा एक्स सेतु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है कार्डिमम पोल्यूशन किससे एसोसिएट करता है? मिनामाटा डिजीज से, ब्लैकफुट डिजीज से, डायलैक्सिया से, या इटाई इटाई से? जो है कार्डिनम है वो डील करता है हमारे डी ऑप्शन इटाई इटाई से। ब्लैकफुट डिजीजेस मैंने आपको बताया आर्सेनिक से डील करता है। ओके, सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 19। कार्बन क्रेडिट्स जो है इनमें से किससे डील करता है? क्या वो क्योटो प्रोटोकॉल से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, अर्थ समिट से, या फिर G8 समिट से? तो कार्बन क्रेडिट्स ये मैंने आपको अपने एक वीडियो में आपको समझाया भी है, कार्बन क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है बिल्कुल, क्योटो प्रोटोकॉल से ही कार्बन क्रेडिट्स जो है वो डील करता है। जिसको नहीं पता कि कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है, आप लोग जाके मेरा वीडियो चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पे मैंने कार्बन क्रेडिट के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया है। SPM stand for suspended particulate matter, standard particle material, suspended particle material। तो ये क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, SPM की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये है हमारा ऑप्शन ए।
A lichen is actually composed of two organism, a fungi and an algae. ठीक है, लाइकन फंजिस एंड एल्गाई से बनी हुई है. ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए. इनके लिए कौन सी टर्म हम एसोसिएट करेंगे? क्या पैराटिसिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंशलिज्म या सिम्बोइसिस? इनमें से कौन सी टर्म जो है एसोसिएट करती है प्रॉपर वे से हमारे लाइकन के लिए? सो इनके रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म. सी म्यूचुअलिज्म क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, इनमें जो है इनको भी फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, एक दूसरे के साथ फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए हम म्यूचुअलिज्म बोलेंगे. सेकंड, अगर हम बात करें जो पैरासिटिज्म हो जाता है, पैराटिसिज्म, इसमें एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है. ठीक है, अगर हम बात करें कमेंशलिज्म की, कमेंशलिज्म में एक को फ़ायदा होता है और एक को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर हम बात करें एक और है कंपटीशन की, कंपटीशन में क्या होता है? दोनों को ही नुकसान होता है. तो लाइकन की अगर हम बात करें, लाइकन से जो हमारे लिटमस पेपर हैं, इसकी लीफ से बनते हैं. लिटमस पेपर जो है इसकी लीफ से बनते हैं. तो आपको ये भी याद रखना है कि लिटमस पेपर जो है वो किसकी लीफ से बनते हैं? तो वो लाइकन की लीफ से बनते हैं. नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे लोकेटेड है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे है? बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो वो कहाँ है? पुडुचेरी में, मैंगलोर में, हैदराबाद में या चेन्नई में? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज चेन्नई में लोकेटेड है. नेक्स्ट, बिलगिरी रंगा टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, कौन सी स्टेट में? तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल या केरला? कहाँ पे लोकेटेड है बिलीगिरी रंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कहाँ पे है? सो वो है हमारे ऑप्शन बी, कर्नाटका में. नेक्स्ट, और ये करंट अफेयर है क्योंकि इसमें न्यूज़ में था, इसीलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाया कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है. ओके, बेसिल कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेट करती है? मोमेंट ऑफ द हैजोर्डियस वेव से, ग्रीन हाउस गैसेस से, या फिर ओजोन लेयर से? तो जो बेसिल कन्वेंशन है वो किससे रिलेट करती है इन चारों में से? तो वो रिलेट करती है हमारे ऑप्शन ए, डेट इज हैजोर्डियस वेव से. ये जो है ये साइन की गई थी 1989 में. बेसिल कन्वेंशन को साइन किया गया था 1989 में, बट ये फोर्स में कब आई थी? ये आई थी 1992 में, ये फोर्स में आई थी. ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट होती है हैजार्डियस वेस्ट की, उसे कंट्रोल करने के लिए बात इसमें उसको कंट्रोल करने की बात की गई है कि हैजार्डियस वेस्ट जो है उसे ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट है वहाँ जाके इकट्ठा किया जाता है, उसको डिस्पोज किया जाता है, वहाँ पे डिस्पोज ना किया जाए, उसे लिमिट किया जाए. ठीक है, तो हैजार्डियस वेस्ट में क्या आ जाते हैं? ऐसे वेस्ट जो कभी भी डिग्रेड नहीं होते. जैसे अगर हम बात करें प्लास्टिक वेस्ट हो जाता है, कंप्यूटर का वेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो उसके रिलेटेड ये था बेसिल कन्वेंशन कि हैजार्डियस वेस्ट जो है उसे कंट्रोल किया जा सके. बात की जाए कि इंपॉर्टेंट चीज़ की, जैसे हैती और यूएस ने इसे साइन तो किया था बट कभी भी इसको रेटिफाई नहीं किया था. तो साइन करना और रेटिफाई करना दोनों अलग चीज़ हो जाती है. हैती एंड यूएस ने इसे साइन तो किया था बट कभी भी इसके रेटिफाई नहीं किया था. इंडिया ने इसे साइन भी किया था, ठीक है, बेसिल कन्वेंशन को, और थीम था 2019 का अगर बात करें तो वो था मीटिंग वाज क्लीन प्लानट हेल्दी पीपल. ठीक है, तो इस तरीके का जो था बेसिल कन्वेंशन था. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसका जो है वो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है. इंडिया ने लॉन्च किया इन्वायरमेंट ईयर ऑफ इन्वायरमेंट विद फ्रेंडली कंट्रीज. किसके साथ? नेपाल के साथ, चाइना के साथ, फ्रांस के साथ, ब्राज़ील के साथ या फिर जापान के साथ? किसके साथ उन्होंने साइन किया है ईयर ऑफ इन्वायरमेंट? और ये जो है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था क्वेश्चन. तो आपने क्या करना है, ये करंट अफेयर से रिलेट करता है और आपने क्या करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है. ओके, कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर देना है. सो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही MCQs जो है रेगुलर बेसिस पे लाऊं हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई किएगा. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड बाय बाय.